हेलो एवरीवन। आप सबका बबल टेल्स में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए आज की एक न्यू स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है फॉरबिडन फैंटेसीज। ये स्टोरी मैं इज़हान वर्स फीस्ट जानवर के लिए बनाने वाली हूँ, जिसके टॉपिक का नाम है फॉरबिडन आगे पीछे कुछ भी। मैंने ये फॉरबिडन फैंटेसीज वाली स्टोरी रेडी की है, जिसके मुख्य किरदार होंगे लान वांगची और वे वुशियान। यस, ये एक मॉडर्न शियानवांग स्टोरी है। होप ये आपको पसंद आए। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को, एक दुबला पतला सा लड़का जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, सर पर कैप थी और साथ में बहुत सारा लगेज था। हाँ, वो यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए आया था। ये जगह एक फैसिलिटी थी, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की स्टेइंग फैसिलिटी, जहाँ पर नामी डॉक्टर्स रहते थे जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे और उनके रहने का प्रबंध यहाँ पर किया गया था। जो मैरिड थे, कपल थे, उनके लिए अलग से अपार्टमेंट थे और जो सिंगल्स थे उन्हें ज़्यादातर अपने रूम शेयर करने पड़ते थे। उनके साथ कोई ना कोई पार्टनर होता। अगर कोई ये रिक्वेस्ट करता कि उसे अकेले रहना है तो उसके लिए अलग से एक अपार्टमेंट दिया जाता। उसी तरह से इस अपार्टमेंट में ये लड़का लान वांगची रहने के लिए आया था। जैसे ही वांगची ने दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक और शख्स आया जो अभी अभी नहा कर निकला था। उसने बाथरोब्स पहने हुए थे, अपने बाल सुखा रहा था। उसके चेस्ट तक पूरी एक वी लाइन बनी हुई थी। वांगची वही खड़ा उस पर्सन को देखता रह गया और सामने वाला पर्सन भी बिल्कुल स्टैचू बनकर अपने रूम में आए इस इंट्रूडर को देख रहा था। वैसे उसे समझते देर नहीं लगी कि ये उसका रूममेट बनने वाला है। यहाँ आते के साथ ही डॉक्टर वी को पता था कि कोई ना कोई उसके साथ रहने आ ही जाएगा। मतलब उसने अपने रूम का किराया बचाने के लिए ही इस रूममेट वाले सेक्शन को टिक किया था। उसे अपना रूममेट मिल गया जो कि कोई डॉक्टर लान होने वाला था। ये डॉक्टर लान है। लग तो किसी भी एंगल से नहीं रहा कि ये डॉक्टर है, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी स्लिम है, मतलब किसी बच्चे की तरह। वैसे डॉक्टर वी को क्यूरियोसिटी तो हो रही थी कि ये डॉक्टर लान कैसा दिखता होगा। मतलब जिस तरह से वो डेलिकेट दिख रहा है, क्या इसका फेस भी इतना ही डेलिकेट होगा। वी भूषण के दिमाग में तो बहुत सारे ख्याल घूम रहे थे। मतलब वो लगातार घूरते हुए डॉक्टर लान को देखे जा रहा था और दूसरी तरफ डॉक्टर लान भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और अपने चेहरे पर से मास्क हटाया। फिर अपना लगेज वो रूम के अंदर सरकाने लगा। लेकिन इधर डॉक्टर वी, उसके चेहरे पर अभी भी बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन थे। इनफैक्ट वो तो एक दो कदम आगे बढ़ा। हाँ, वो अकेला रहता था। अब तक उसे ज़रूरत नहीं थी किसी सोशल नॉर्म को पालने की, क्योंकि अब तक वो अकेला रहता था। जैसे चाहे वैसे घूम सकता था, कपड़ों के बिना कपड़ों के, कहीं भी कोई भी चीज़ रख दे, किसी भी तरह से रख दे तो कोई उसे टोकने वाला नहीं था। उसी तरह से आज भी उसने रूम को काफ़ी फैला कर रखा था और आधे अधूरे कपड़े, मतलब बाथरूम पहनकर वो बाहर आ चुका था अपने सर के बाल सुखाते हुए। पर जैसे ही उसके रूम में उसका रूममेट आ गया, तब एक पल में ही उसकी पूरी दुनिया उलट पलट हो गई। ये देखने की बजाय कि उसने अपने रूम को कितना फैला कर रखा है, उसकी नज़र थी सिर्फ और सिर्फ अपने सामने वाले पर्सन पर, उसे आती हुई उस खूबसूरत परफ्यूम पर। यस, खूबसूरत डिवाइन परफ्यूम, शायद ये सैंडलवुड है। डॉक्टर भी सोचने लगा और तभी उसे एहसास हुआ कि ये पर्सन उसी की तरफ आ रहा है। ऑब्वियसली उनके उस अपार्टमेंट का सेटअप पहले हॉल, फिर बीच में बाथरूम और पीछे किचन और बेडरूम इस तरह से था। उसे तो किचन या फिर बेडरूम किसी को तो देखते हुए जाना था, तो वो बेडरूम की तरफ जा ही रहा था। पर विभूषण ने रास्ते में ही डॉक्टर लान के लगेज को रोक लिया। उस पर
अपना हाथ रख दिया। डॉक्टर लान के सामने आते ही विभूषण को अंदाजा हो गया कि ये परफ्यूम डेफिनेटली डॉक्टर लान ने ही लगाया हुआ है। डॉक्टर लान कंफ्यूज होकर डॉक्टर वी की तरफ देखने लगा। दोनों की नजरें मिली और अगले ही पल विभूषण ने अपनी फ्लैश स्माइल दी। डॉक्टर लान अभी भी सामने वाले बंदे को देख रहा था, जो ऐसे अपने दांत दिखा रहा है। मतलब उसे समझ नहीं आया कि उसे रिएक्ट कैसे करना चाहिए। इधर डॉक्टर वी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मेरा नाम वी बुशियान है। तुम चाहो तो मुझे वींग बुला सकते हो। डॉक्टर लान ने 2 बार पलकें झपकाई और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। लान वांगची, लांझा। डॉक्टर लान ने इतना कहा ही था कि वी बुशियान ने उसका हाथ पकड़कर अपने फोटो की तरफ ले लिया, उस पर अपने होंठ टिकाए और खट से अपनी पलकें ऊपर की। लांझा की आंखों में, जो कि अब बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी, उन आंखों में झांकते हुए बोला, आई लव यू लांझा। सीन कट। लान वांगजी अपने रूम में आ चुका था और विंग हल्की सी स्मोक करते हुए वो भी वांगजी के पीछे पीछे चलकर आ रहा था। इधर वांगजी, उसे तो याद भी नहीं था कि वो कैसे यहाँ तक पहुँच गया। विंग चुपचाप अंदर आ गया। उसने अपना कबर्ड खोला, कुछ कपड़े निकाले और वहाँ से मुस्कुराते हुए चला गया। लांझा अभी भी स्टन था। वो अपना लगेज लेकर सारा यहाँ पर आ तो चुका था, पर उसकी दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, कान पूरे लाल हो चुके थे। इनफैक्ट वो पूरा का पूरा ब्लश कर रहा था, पर ऑब्वियसली ये उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। लान रूल्स एंड एटिकेट्स की कुछ भी चेहरे पर नहीं दिखाना है, और लान वांगजी को इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है कि उसे उसे पता ही नहीं कि उसका चेहरा पूरा ब्लैंक है। दूसरी तरफ वी वूशान, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब वो दिल फेक है, वो हर किसी से ऐसी ही बातें करता है। उसने दिल में जो था वो बस बोल दिया। लानवांगजी उसे अच्छा लगा तो उसने उसे कह दिया कि वो बहुत प्रिटी है। उसके लैंग्वेज में आई लव यू प्रिटी होता है, सो उसने उसकी तारीफ कर दी। फिर चूंकि वांगची ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए वुशान ने अपने कंधे उड़ाए, हल्का सा स्मक किया कि कहाँ जाओगे बेटा, मेरी फ्लर्ट से बचना बहुत मुश्किल है। ये कहते हुए उसने अपनी यूनिफॉर्म निकाली, जो कि अभी उसे अपने काम पर भी जाना था, इसलिए वो फटाफट से रेडी हो गया और फिर रूम से बाहर जाते हुए चिल्लाया, भाई लांझा, अपना ख्याल रखना और हाँ, मुझे ज़्यादा मिस मत करना। ये कहते हुए वी थर्ड से रूम का दरवाज़ा पटकते हुए वहाँ से चला जा चुका था। और इधर वांगजी, वो अभी भी अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए अपनी दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। ये ये सब क्या था? उसे उसे प्रपोज प्रपोज किया, और किस, और और वांगजी इससे ज़्यादा प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। पर जैसे ही दरवाज़ा पटकने की आवाज़ हुई, तब जाकर वो होश में आया और फिर वो इधर उधर देखने लगा। सबसे पहले उसने आईने में अपना अक्स देखा। उसके कान पूरे के पूरे लाल हो चुके हैं। मतलब कितना ज़्यादा ब्लड रश था ये। हाँ, वांगजी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे अचानक से उसे अपना प्यार मिल जाएगा। वो वो भी इतना हैंड्स। वांगजी मुस्कुरा रहा था मन ही मन। ऑब्वियसली उसके चेहरे पर नहीं दिख रहा था, पर वो खुश था। और इसी खुशी में वांगजी ने अपने आसपास देखा। पूरा फैला हुआ कमरा, बिस्तर वो तय करके नहीं रखा हुआ था। पूरा किचन मस्त था और मतलब वहाँ पर ज़्यादा कुछ बर्तन वगैरह थे भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी धूल जमी हुई थी। पूरा जो लिविंग स्पेस था वो भी पूरा फैला हुआ था। कुछ बहुत सारे खाने के इंस्टेंट खाने के पैकेट्स थे, यहाँ वहाँ थे। और वी वुशान ने अपने कपड़े तक नहीं धोए थे। पूरा फैला हुआ अपार्टमेंट था। तो वांगजी को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
वो साफ सफाई पसंद आदमी था, तो पहले तो उसने झाड़ू ढूंढने की कोशिश की, जो कि उसे मिला नहीं। वांग जी ने एक साय की और फिर अपना फ़ोन निकाला। उसने इंस्टेंट शॉप से तुरंत ही अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मंगवा ली, मतलब साफ सफाई की, हाइजीन की पूरी चीज़ें मंगवा ली। कट्टू शाम का समय, शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे पिंग अपने दरवाजे के सामने खड़ा था और अपने पॉकेट में अपनी कीज़ ढूंढ रहा था। आज पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक भी गुजरा था। बहुत सारे पेशेंट्स थे और बहुत सारी नर्सेस भी थी, जिनके साथ विंग काफ़ी हद तक फ्लर्ट करता था, पेशेंट के साथ भी फ्लर्ट करता था। इसलिए सभी लोग डॉक्टर वी के ही पीछे पड़े रहते थे। सभी चाहते थे कि उनका इलाज डॉक्टर वी ही करें। सभी नर्सेस भी डॉक्टर वी के ही पीछे पड़ी रहती थी। वो चाहती थी कि आज उनकी ड्यूटी डॉक्टर वी के साथ ही लगे। कुछ-कुछ नर्सेस उसके पीछे फैन गर्लिंग करती थी और कुछ-कुछ लिटरली उसके ऊपर जान छिड़कती थी। अब बेचारा विभूषण अगर दिन भर इतना ज़्यादा काम करेगा, तो शाम तक उसके अंदर इतनी भी एनर्जी रह पाएगी कि वो सही से सांस भी ले पाएगा, चल पाएगा, जबकि उसे अपने जो रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ तक चल कर आना पड़ता था। बेचारा एक ऑर्फन था ना, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। स्कॉलरशिप्स के ज़रिए पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसके बाद तुरंत ही उसने यहाँ पर जॉइन कर दिया था। एज़ अ ट्रेनी जितना कुछ कमाता, उतना सारा तो उसके खाने-पीने में खर्च हो जाता, क्योंकि महाशय को खाना बनाना आता ही नहीं था। सो जब तक वो चलकर घर आ रहा था, उसकी आंखें लगभग आधी मूंद गई थी। जैसे-तैसे वो अपने अपार्टमेंट के सामने आया और फिर अपने पॉकेट में की ढूंढने लगा और फिर जैसे कि उसे 2-4 मिनट बाद की मिल जाती है, बिल्कुल उसी तरह से उसने अपने सारे पॉकेट्स टटोले। तब तक पांगजी को भी एहसास हो गया था कि रूम के बाहर कोई है। जैसे ही उसने पीपहोल से बाहर देखा, तो उसे दिखाई दिया कि सामने तो विभूषण है, डॉक्टर वी, जिसने सुबह वांगजी को प्रपोज किया था। वांगजी के गाल तुरंत ही लाल हो गए और उसने दरवाज़ा खोल दिया। इधर वूशियान जो हाथ से चाबी घुमाने के जैसे मूवमेंट कर रहा था, उसे लगा उसी की वजह से दरवाज़ा खुला है, तो वो वैसे ही घर के अंदर चला आया। आते-आते ही उसने अपने शूज़ उतार दिए, अपना जो उसने बैग पकड़ के रखा था, वो नीचे गिरा दिया, ओवरकोट निकाल दिया, सारी चीज़ें लाइन से गिरती हुई आ रही थी और वूशियान उसी तरह से अंदर आते-आते सीधा बेड पर आकर कूद गया, पसर गया और खर्राटे मारने लगा। शायद यही उसका रोज का रूटीन है। पांगजी को समझते देर नहीं लगी। फिर चुपचाप उसने वो सारी चीजें उठाई, शूज उठाकर शू रैक पर रख दिए। फिर उसके बैग और कोट को उठाया, वो भी अपनी जगह पर रख दिए। पूशिया ने देखा भी नहीं था कि आज उनका वो रूम कितना साफ सुथरा लग रहा है। शायद उसके अंदर इतना होश था ही नहीं। इधर पांगजी पूशियान के पास चला गया तो उसने देखा पूशियान ने अपना फॉर्मल नेवी ब्लू कलर का जो शर्ट है, वो अपने एल्बो तक फोल्ड कर रखा है, वाइट पैंट्स पहने हुए है और उसका शेप वेस्ट एरिया और हिप एरिया का जो रेशो है, वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग था। एक हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में एक कोई वुडन बीड्स का ब्रेसलेट पहना हुआ था। उसके वो हाथ जिसकी सारी नसें उभरी हुई दिख रही थी। पांगजी उन्हें काउंट भी कर सकता था। पांगजी बस अपने सामने इस लेटी हुई सो चुकी फीस्ट का मजा ले रहा था। अगर लान हाउस के रिस्ट्रिक्शंस वांगजी के ब्लड के एक एक खतरे में भरे नहीं होते, तो अब तक वांगजी को कोई लार टपकाते भी नोटिस कर सकता था। हाँ, ये अलग बात है कि ये सारे एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर दिख नहीं रहे थे, पर हाँ, वो नोटिस सब कुछ कर रहा था। फिर जब उसे समझ आया कि वो काफ़ी देर से ऐसे ही डोर फ्रेम पर खड़ा है, पिंग को देख रहा है, तो
वांगजी की बढ़ी हुई धड़कन ने आखिरकार उसे सिग्नल दे दिया कि उसे यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ तो खाने के लिए बनाना चाहिए। तो बस वो किचन में आ गया। जो सारी सप्लाईज, जो सब्जियाँ वगैरह उसने छांट कर रखी थी, वो सब कुछ वो देखने लगा कि आज वो खाने में क्या बना सकता है। वैसे विंग की हालत देखकर वांगजी को ये तो समझ आ गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो बेटर रहेगा कि वांगजी कोई सूप ही बना दे। वैसे भी वांगजी को ज़्यादा भूख तो नहीं थी, इसलिए उसने अच्छे से कॉर्न सूप, स्वीट एंड सॉर कॉर्न सूप प्रिपेयर किया। और फिर उसकी खुशबू से विंग थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो गया था, क्योंकि इस घर में कभी भी इतनी अच्छी खुशबू आई नहीं थी। दूसरी तरफ वांगजी 2 बड़े-बड़े बाउल्स में वो सूप लेकर आ गया विंग के सामने। इधर विंग की नींद हल्की सी खुल तो चुकी थी। वांगजी ने विंग के साइड वाले टेबल पर जो 2 बेड्स जोड़कर विंग ने एक बड़ा सा किंग साइज बेड बनाया हुआ था, उसके साइड टेबल पर वांगजी ने वो सूप रखा और फिर वो विंग को उठाने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर वी, डॉक्टर वी, उठ जाइए, डॉक्टर वी, उठ जाइए। वांगजी समझ गया उसके इतने से आवाज़ देने से विंग उठने तो नहीं वाला, तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि जो लगभग कांप ही रहा था। हाँ, ऊपर से दिख नहीं रहा था, बस अंदर से कांप रहा था। फिर भी वांगजी ने धीरे 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 आगे हाथ बढ़ाया और विंग की पीठ पर हल्के से थपथपाया। विंग की बॉडी थोड़ी सी गर्म लग रही थी। वांगजी ने अपना हाथ झट से पीछे खींचा, पर विंग की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, तो वांगजी ने फिर से आगे हाथ बढ़ाया और फिर से थपथपाया। विंग को नींद में वो डिस्टर्बेंस मालूम हुआ, तो वो बस हल्का सा हिला, जैसे वो अपने कंधे पर से उस चीज़ को भगाना चाहता हो। वांगजी ने फिर से कोशिश की और इस बार विंग की नींद आखिरकार हल्की सी टूट ही गई। उसने सामने देखा, वैसे तो विंग हर बार जब ऐसे आकर सोता है, आधी रात को उसकी नींद खुलती है और उसके बाद वो फिर से कुछ न कुछ ऑर्डर कर देता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है। लेकिन आज विंग की नींद अच्छे से खुली नहीं थी, पर खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी। तो विंग ने अपनी आंखें खोली और फिर वो सामने देखने लगा। कितना टाइम हुआ है पता नहीं, पर लाइट्स चल रही है। तभी विंग को याद आया उसका रूममेट, और वो फट से सही से बैठ गया, अपने सामने देखने लगा। तो सामने लान वांगची था, पूरे सफ़ेद कपड़ों में, मतलब उसने वाइट टी शर्ट और वाइट पैंट ही पहनी हुई थी। विंग ने सर से लेकर पाँव तक उसे पूरा निहारा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखा। वांगजी, जो उसे ये विंग की स्टेयर पूरी पूरी फिजिकली महसूस हो रही थी, उसने कुछ नहीं किया, बस विंग को खुद को देखने दिया। और जब फाइनली विंग ने उसके चेहरे की तरफ देखा, तो वांगजी ने कहा, खाना खाओ। हाँ, विंग ने पूछा। तो वांगजी ने कहा, मैंने सूप बनाया है। तब जाके विंग ने उस तरफ देखा जहाँ वांगजी देख रहा था। वहाँ पर सूप रखा हुआ था, जिसे देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तुरंत ही आगे बढ़कर वांगजी के गालों को टच करते हुए कहा, वांगजी, तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुमने मेरे लिए खाना बनाया। वाओ, यू आर सो स्वीट। इतना कहकर विंग ने अपना पूरा फोकस उन सूप के बोल पर रखा। ये देखा ही नहीं कि वांगजी की हालत कितनी बद से बदतर होती जा रही है। उसके गाल पूरे लाल हो चुके हैं और कान भी। वांगजी चुपचाप एक चेयर खींचकर उस पर बैठ गया और इधर विंग वो साइड टेबल से वो बोल उठाकर उसने तुरंत ही एक सिप ले लिया, और जैसे ही उसने सिप ले लिया, उसके हाथ वहीं रुक गए। वांगजी ने ये बदलाव नोटिस किया। उसने कहा, क्या हुआ, अच्छा नहीं है? आ, अच्छा तो है, एक्चुअली थैंक यू कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा सूप बनाया। विंग ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। वांगजी समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विंग ने कहा, इसमें कोई स्पाइसेस नहीं है। तभी वांगजी को कुछ याद आया।
और वो फटाक से किचन में चला गया। वापस आते वक्त वो अपने साथ कुछ ग्रीन चिलीज लेकर आया जो कि उसने प्रिपेयर की थी एक साइड डिश के तौर पर। वो चिलीज उसने विंग के सामने रख दी। फिर कहा, एक्चुअली मुझे पता नहीं था तुम्हें कैसा खाना पसंद है, इसलिए मैंने अलग से। विंग ने वो पूरा का पूरा चिली का जो स्मॉल बोल था वो अपने सूप में उड़ेल दिया। वांगची उसे कहना चाहता था कि ये बहुत ज़्यादा तीखी है, लेकिन विंग अब मज़े से अपना सूप वो पीने लगा। तब वांगची को समझ आया कि विंग को बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें पसंद है। वांगची ने भी अपना सूप उठाया। तभी विंग ने अपने स्पून से जो वो सूप पी रहा था सीधा अपनी आंखें ऊपर करके वांगची की तरफ देखा। वांगची के दिल की धड़कनें फिर से ड्रम की तरह बजने लगी। विंग इस तरह से बहुत अलग लगता है, या यूं कहो हॉट। मतलब इस वर्ड को डिफाइन करना अभी तक वांगची को आया नहीं था। बस विंग का ये अलग चेहरा उसे बड़ा पसंद था। सो वांगची ने बस चुपचाप अपनी सूप की तरफ देखा। विंग ने कहा, "आ, तुम भी खाओ, खाना खाओ, बैठो।" एक्चुअली वांगची बैठा हुआ था। विंग ने ये तक ध्यान नहीं दिया कि वांगची बैठा है, उसने अपना सूप अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है। वांगची ने अपना भी सूप पीना शुरू किया। तब तक विंग अपना बोल आधे से ज़्यादा खत्म कर चुका था। वांगची ने बस 2 ही सिप लिए थे। तब तक तो विंग ने अपना पूरा बोल खत्म कर दिया और फिर एक टकार देकर उसने वो सूप साइड टेबल पर रख दिया, वो बोल रख दिया और वांगची की तरफ देखते हुए अपने पेट पर हाथ फिराते हुए कहा, पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है वांगची, सच में तुम्हारे हाथ में तो बहुत बढ़िया टेस्ट है। अब से तुम ही डिनर बनाओगे। डिनर क्या, मैं तो तुम्हें पूरी तरह से फ्रीडम देता हूँ, तुम ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ तुम ही बना दो। वांगची सोच रहा था ये ऑफर है या कमांड, पर वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपना सूप पीने लगा। इधर विंग वापस से बेड पर लेटने ही वाला था, पसरने वाला था। वांगची ने कहा, जाओ नहा लो। विंग ने ब्लिंक किया। वांगजी ने इस बात को रिपीट नहीं किया, पर विंग को ये चीज़ समझ आ गई कि वांगजी सफाई पसंद है। अब तक तो उसकी आंखों से नींद भी पूरी तरह से उड़ गई थी और अब उसने अपने रूम को भी देखा था। वो अलमीरा, मतलब 2 लोगों की यहाँ पर रहने की जगह थी और वो जैसे चाहे वैसे अपने रूम को सेट कर सकते थे। कुछ-कुछ लोग थे जो लिविंग एरिया में एक पर्सन सोता था, एक पर्सन बेडरूम में सोया करता था, जो भी ऐसे अपार्टमेंट शेयर करते थे। लेकिन विंग ने, क्योंकि वो अकेला ही रहता था अब तक, उसने बेड्स को जोड़ रखा था, अलमीरा को जोड़ रखा था और उसमें उसने अपने सारे जो कपड़े वगैरह थे, जो कि लिमिटेड ही थे उसके पास, फिर भी उसने पूरा कबाड़ा कर रखा था और ज़्यादातर उसमें खाने की, मतलब रेडी टू ईट चीज़ें ही होती थी। एक अलमीरा की एक पूरी साइड तो बस बियर की बोतल से भरी हुई थी, कुछ भरी हुई, कुछ खाली, क्योंकि विंग को पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो ज़्यादा कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए बस इतने से ही उसका गुज़ारा चल जाता था। अब विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था, वांगची ने किस तरह से पूरा अलमीरा सेट करके रखा हुआ है, उसके कपड़े भी अच्छे से तय करके उसकी साइड पे रखे हुए हैं और बस बेड उसने जो जोड़े हुए थे वो खोले नहीं, वरना तो उसने पूरे के पूरे घर को कितने अच्छी तरह से सेट करके रखा हुआ है। ये देखकर विंग को काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसने अपने कपड़े उतार कर लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिए और जो उसके चेंज करने के लिए कपड़े थे वो लेकर वो बाथरूम में चला गया। अच्छे से नहाया, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो वांगची यूज़ किया करता था। विंग तो बस उन्हें देखता ही रह गया। एक्चुअली उसने आज तक एक सोप के अलावा कुछ यूज़ ही नहीं किया था। वहाँ पर इतनी सारी बोतल्स थी, इतने मास्क और इतनी सारी चीज़ें थी। विंग को बस उनके नाम ही पढ़ने में, उनके इंग्रेडिएंट्स समझने ही में ही आधा घंटा लग गया। आखिरकार वो एक ही नतीजे पर पहुंचा, ये सब चीज़ें उसके दिमाग के ऊपर से जाने वाली है, तो बेटर है इन्हें ऐसे ही छोड़ दो। तो वो बस एक बाथरोब पहनकर अपना सर फिर से एक बार ट्राई करते हुए बाहर की तरफ निकलने ही वाला था, तभी उसे ख्याल आया कि अभी वांगची है, इसलिए विंग ने फटाफट से वहीं पर कपड़े पहन लिए। फिर कहीं जाकर वो बेडरूम में आया, जहाँ पर वांगची ने ऑलरेडी बेडशीट बदल दी थी।
ऑब्वियसली बीइंग दिन भर की थकान के बाद पसीना पसीना होकर घर आया था, उसी तरह से बेडशीट पर लेटा हुआ था। वांगजी ये टॉलरेट थोड़ी ही करेगा। उसने बेडशीट फिर से एक बार चेंज कर दी थी और इस बार पूरी सफ़ेद बेडशीट डाल दी थी, जो कि बीइंग को देखते ही ऐसा लग रहा था कि उसके उस बेडशीट को छूने भर से वो गंदी हो जाएगी। पर फिर भी उसने वांगजी को कुछ नहीं कहा। वांगजी जो पूरा किचन समेट कर वापस आ चुका था, उसने बीइंग को वहाँ मतलब बस टहलते हुए देखा, जैसे वो बेड पर जाना नहीं चाहता हो। वांगजी ने कहा, वो पूरा बेड मुझसे हिल नहीं रहा था। बीइंग ने कहा, तुम इसे अलग करना चाहते हो? वांगजी ने हल्के से ब्लश करते हुए, जो कि बस उसके कानों पर दिख रहा था, उसने बस पलके झुकाकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीइंग ने कहा, फिर ठीक है, तुम लेफ्ट साइड सो जाना, मैं राइट साइड। वैसे भी वो बेड कमरे के बिल्कुल बीचों बीच था। ठीक है, वांगजी ने कहा, और वो बेड के अपनी ही तरफ वाले लेफ्ट साइड में बैठ गया। बीइंग भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो भी राइट साइड जाकर बैठ गया और फिर फटाक से लेटकर उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ लिया। दोनों के ब्लैंकेट्स अलग थे, शुक्र है। तो वांगजी भी अब धीरे से लेट गया और उसने भी ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ लिया। कुछ ही देर में वांगजी गहरी नींद में चला गया था। वो बिल्कुल ऐसे सो रहा था जैसे कोई मम्मी लेटता हो, दोनों हाथ पेट पर रखे हुए, आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल सीलिंग की तरफ, पैर एक साथ जोड़े हुए, बिल्कुल सीधा पोस्चर। और इधर बीइंग था, जिसे पूरा फैल कर सोने की आदत थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बंध गया हो, किसी ने उसे बांध दिया हो। और वो बेड भी काफ़ी कंजेस्टेड थे, मतलब दो पूरे इंसान को सोने के लिए वो सही नहीं थे। एक इंसान एक बेड पर अगर फैल कर सो जाता तो नीचे गिर जाता। इतने छोटू छोटू से बेड थे, मतलब उनकी विड्थ काफ़ी कम थी। सो बीइंग पहले अकेला था, तब तक तो वो बेड पर सही से सो पाता था, लेकिन अभी वांगजी की वजह से उसे एक साइड पर बिल्कुल ऐसे बंधे हुए सोने की आदत नहीं हो रही थी। उसे कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर तक तो वो एक साइड पर लेटा रहा। फिर जब उसे ये एहसास हुआ कि वांगजी की तरफ से कोई भी हलचल नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो उसने मुड़कर देखा। वांगजी सो चुका था और बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहा था। उसकी पलकों के बाल तक भी गिन सकता था, इतना प्यारा वो लग रहा था, बिल्कुल शांत। विंग ने काफ़ी देर तक उसे देखा और उसे देखते देखते कब उसकी आंख लग गई, खुद उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह 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 5 बजे जब वांगजी की नींद खुली, तो उसे ऐसा लगा कि उसे किसी ने पिचका दिया है, मतलब कोई उसके पूरा पूरा ऊपर था। हाँ, जो कि कोई और नहीं, विंग था। वांगजी ने अपना सर घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसके नेक में एक और सर था, जिसके बाल वांगजी के कान से होते हुए उसके गाल तक आ रहे थे। वांगजी ने अपना सर थोड़ा सा पीछे करके उस पर्सन को देखने की कोशिश की कि विंग एक्चुअल में कैसा लेटे हुए है, लेकिन उसे दिखाई तो कुछ नहीं दिया। बस महसूस हुआ कि विंग ने एक हाथ से उसे पूरा कंधे से जकड़ रखा है, पैर उसके पैर पर है और वांगजी जैसे कोई रग डॉल हो, बिल्कुल उसी तरह से विंग ने उसे जकड़ के रखा हुआ था, जैसे कोई पिलो के ऊपर अपने पैर रखता है, उसे पूरी तरह से जकड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से। वांगजी के लिए हिलना भी मुश्किल था। बस किसी तरह से उसने अपने ऊपर से विंग का हाथ हटाया, फिर उसके पैर हटाए और फिर वो उठकर चला गया नहाने के लिए, क्योंकि इस वक्त उसे ठंडे पानी से नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। विंग उसके इतने ज़्यादा करीब था कि वांगजी को ऐसी बहुत सारी फॉरबिडन फीलिंग्स महसूस हो रही थी, जो कि उसे आज तक कभी भी महसूस नहीं हुई थी। उसकी बॉडी तप रही थी और पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि जिस मेडिटेशन की उसने टीनेज में प्रैक्टिस कर रखी थी ताकि वो अपने ऊपर से कंट्रोल ना खो दे, उस मेडिटेशन को उसे दोबारा याद करने की ज़रूरत है। वांगजी ने आज
कुछ और एक्सरसाइज करने की बजाय मेडिटेशन किया, खुद को कंट्रोल किया और फिर वो अपने डेली रूटीन में लौट गया। लगभग 8 बजे वेंग की नींद खुली और उसने पाया कि वांगजी किचन में कुछ तो कर रहा है। वेंग को क्यूरियोसिटी हुई। उसने सीधा जाकर किचन में पहली बार इतने टाइम बाद अपने पैर रखे और वहां पर उसने वांगजी को देखा और जैसे कि वेंग की आदत है वो बिल्कुल किचन काउंटर के पास गया जहां पर वांगजी कुछ तो बड़े ध्यान से कर रहा था। जैसे ही वेंग वहां पर पहुंचा, वांगजी सहम गया, मतलब डर गया। एक्चुअली अगर कोई और होता तो उसके हाथ से चीजें गिर विर जाती। बिल्कुल वही रिएक्शन था, लेकिन वो चेहरे पर नहीं था। वांगजी ने बस वेंग की तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उन आंखों को देखकर वेंग हंस दिया। तुम्हारी आंखें क्या हमेशा ऐसी ही रहती है? वेंग ने पूछा। वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वेंग ने चुटकी बजाई। हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम ज्यादा बात नहीं करते, बस ऑर्डर देते घूमते हो? तब भी वांगजी कुछ नहीं बोला तो वेंग फट से उसके पास चला गया और उससे पूछा, वाइफी, एक्चुअली ये टाइटल तुम्हें ज्यादा सूट करता है। वाइफी, तुम ऐसे ही अगर मेरे लिए खाना बनाते रहोगे ना तो कसम से मैं ना तुम्हारे पैर में पागल हो जाऊंगा। ये कहते हुए वेंग ने वांगजी के गाल पर किस किया और वो वहां से सीधा उल्टे पाव वापस चला गया। वांगजी काफी देर तक उसी दिशा में देखता रहा जहां पर अभी अभी वेंग गया है। उसने मुझे किस किया फिर से एक बार। वांगजी के दिल में बस यही बातें चल रही थी। दिमाग पूरा ब्लास्ट हो चुका था और जो खाना वो बना रहा था उसे महक आने लगी थी, जलने वाली। तो वांगजी का ध्यान वापस से अपने खाने पर गया और वो उन्हें स्टेयर करने लगा। जो कुछ भी वो कर रहा था उसने फिर से वो प्रोसेस शुरू किया, बस इस बार मसल मेमोरी की जैसे। मतलब उन चीज़ों पर वांगजी का ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। इधर विंग फ्रेश हो गया और किचन में जो एक छोटा सा टेबल बना हुआ था जहाँ पर बस 2 ही लोग बैठ सकते थे, वहाँ पर वांगजी ने ऑलरेडी वो सारा खाना सजा दिया था। विंग आकर वहाँ बैठ गया और फिर से एक बार वांगजी के गालों को उसने पिंच किया और कहा, सच में तुम इतने क्यूट हो, तुम खाना भी बना सकते हो और टॉपर भी थे अपने कॉलेज में। तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं, सच में लांस बहुत बढ़िया होते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है वहां पर सभी लोग ऑलराउंडर है, उन्हें हर कोई काम बताओ सब कुछ आता है ना? विंग बड़बड़ाए जा रहा था और वांगजी विंग को देखे जा रहा था। ये सच में कितना फ्री है, फ्री स्पिरिट। जो मन में आता है बोलता है, जो चाहे वो करता है। वांगजी को आज उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई इतना हंस कैसे सकता है, कोई इतना मतलब बोलते कैसे रह सकता है, इतनी बकवास कैसे कर सकता है। उसके कानों में तो उसके अंकल के शब्द घूम रहे थे। बोलने से एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है, दिमाग के सेल्स मरते हैं। इसलिए बोलना लिमिटेड होना चाहिए, रिएक्शन लिमिटेड देना चाहिए। वांगजी उन शब्दों को दोहरा रहा था मन ही मन, पर फिर विंग की तरफ देखे जा रहा था। जहाँ तक उसने विंग के बारे में जाना है, विंग भी टॉपर रह चुका है और वो मल्टीपल जॉब्स भी किया करता था जब वो अपने कॉलेज टाइम में था। स्कॉलरशिप के जरिए वो यहाँ पर आ चुका है और फिर भी वो इतना ज़्यादा बोलता है तो क्या क्या इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती थी? वांगजी को अपनी जो उसकी अपब्रिंगिंग थी उस पर थोड़े से सवाल आने लगे। जिस तरह से आज तक उसे बड़ा किया गया था, जो सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, क्या वो सब कुछ सही थी? आज तक तो वो काफ़ी सारे लांस के बीच में ही रहा। लांस स्कूल में पढ़ा जहाँ पर सभी बच्चे बस उसी के जैसे थे, बिल्कुल शांत, कोई किसी पर सवाल नहीं उठाता था, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं जाता था, सब लोग बस पढ़ाई करते थे। आज पहली बार वो अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ से बाहर आकर एक रियल वर्ल्ड को फेस कर रहा था जहाँ पर सबसे पहला उसका एनकाउंटर ही विंग से हो चुका था, जो कि बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे खुद की मर्जी का मालिक हो। और यहाँ पर वांगची है जो हर चीज सोच समझ कर नाप तोल कर करता है।
वांगजी ने आज तक किसी को छुआ तक नहीं है, क्योंकि ये लैंड प्रिंसिपल्स के खिलाफ है कि आप मैरिज से पहले किसी को छू नहीं सकते। और दूसरी तरफ विंग है जिसने वांगजी को 2 बार किस किया है। वांगजी तो मन ही मन यही सोच रहा है कि ये विंग उसके फैमिली में किस तरह से फिट होगा। उसकी फैमिली कभी भी विंग को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एक तो लड़का, हाँ, कुछ कुछ लोगों को पता है कि वांगजी को लड़के पसंद है, लेकिन फिर भी वो ऐसा शैतान कैसे। खैर, वांगजी ज्यादा इस बारे में सोच नहीं रहा था, क्योंकि उसे विंग पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस तरह से वो हंसता है, जिस तरह से वो सीधा आकर गले लगता है, वांगजी को डाउट हो रहा था, जो कि काफी हद तक सही भी था। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां विंग के पीछे 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 घूम रही थी। वांगजी तो कब का विंग से अलग हो चुका था और विंग को बस घूरे जा रहा था दूर से। किस तरह से सभी लड़कियां विंग के पीछे पीछे घूमती है, सारी नर्सेस, कुछ डॉक्टर्स और सारे पेशेंट्स विंग के इर्द गिर्द ही रहते हैं। और दिन भर विंग कैसा उन सबके बीच में हंसता मुस्कुराता रहता है, किसी के साथ जोक्स करता है, किसी के साथ प्रैंक्स करता है, लेकिन फिर भी सबके बीच में बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। खासकर जो चाइल्ड सेक्शन है, वहाँ पर तो विंग सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और विंग उन सब बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा मस्ती करता है कि वांगजी वो तो बस विंग को देखता ही जा रहा है। विंग, जो कि दिन भर किसी भी एंगल से थका हुआ नहीं लग रहा था, दिन भर चेयरफुल था, हर किसी के साथ हंसता था, मुस्कुराता था, खिलखिलाता था। और यहाँ वांगजी, वो बस जहाँ कहीं भी जाता उसकी नजरें घूम घूम कर बस विंग पर ही जाती। उसकी वो स्माइल, उसके वो हवा में लहराते बाल, उसके वो फोल्ड की हुई शर्ट की स्लीव, उसके वो हाथ, वांगजी की नजरें विंग से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वांगजी अपने सुपीरियर को रिपोर्ट कर रहा था, पर जब उसकी नजरें विंग से हटने का नाम नहीं ले रही थी, तो सुपीरियर डॉक्टर वेन ने वांगजी को कहा, मिस्टर लान, बेहतर होगा आप अपने आप को संभालें। ये विंग है, ये दिन भर यही मस्ती करता रहता है, आप इसके झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। वांगजी ने एक बार उस लड़की की तरफ देखा, जो कि आंखें रोल करते हुए बस विंग को ही देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था इन दोनों के बीच में काफी पुराना रिश्ता है, काइंड ऑफ दोस्ती का। क्योंकि वांगजी ने दोपहर में नोटिस किया, यही डॉक्टर वेन उन सब लड़कियों के बीच में से खींचकर विंग को कैंटीन लेकर गई है। वहां पर तीनों ने साथ में खाना खाया है। कुछ और डॉक्टर्स भी उन्हें ज्वाइन हो गए, जैसे डॉक्टर नीए, एक और डॉक्टर वेन, एक और डॉक्टर जियांग। कुछ ऐसे ही इंटर्न वहां पर ज्वाइन होते रहे। वांगजी सबसे मिलता रहा। हाँ, सभी लोग मजाक पसंदीदा थे, लेकिन विंग विंग उन सब में से सबसे हटके था। बस हंसता रहता, किसी के भी टिफिन से कुछ भी उठाकर खा लेता, किसी के प्लेट से कुछ उठाकर खा लेता, और सबके साथ ऐसे ही मस्ती मजाक करता रहता। किसी का पेन चुरा लेता, कुछ कर लेता। पांगजी विंग का ये केयर फ्री नेचर देखकर डाउट करने लगा कि विंग को वो पसंद तो है ना। लेकिन दिन भर ऐसा ऐसा भी होता रहा कि विंग आते जाते पांगजी को लाइटली टच कर लेता, कभी उसके हाथ को टच करके जाता, कभी कंधे पर टैप कर देता, कभी उसके फोरहेड पर फ्लिकर करके चला जाता। पांगजी बस उसे घूरता रहता, और धीरे धीरे यही उनका रूटीन बन गया। दोनों साथ में घर आते तो दरवाजा खोलते ही विंग को जो आदत थी, उसके शूज कहीं के कहीं पड़े होते, तो उसके अंदर जाने से पहले पांगजी उसके कंधे पर हाथ रख देता। तो विंग ऐसे जो उसके कंधे गिरे हुए थे, उन थके हुए जेस्चर से वो वांगजी की तरफ देखता, तो वांगजी बस इशारे से उसे जूते उठाने के लिए कहता। तुम भी ना बहुत बोरिंग हो, कहते हुए विंग जूतों को उठा देता, अपनी बैग सही जगह पर रखता, कोट उतार कर लॉन्ड्री बास्केट में डाल देता, और फिर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता। फिर बाद में वांगजी खाना बनाता, तो विंग वही किचन में बैठ जाता। दोनों सोने से पहले, मतलब विंग वांगजी को गाल पर किस कर देता। फिर
एक बेड, एक्चुअली 2 बेड का जॉइन करके एक बेड किया हुआ था, वो दोनों शेयर करते। सोने से पहले विंग वांगची को खींचकर अपनी बाहों में ले लेता, उसके पैरों के ऊपर अपने पैर रख देता, बाहों से उसे जकड़ लेता और फिर उसके नेक में अपना सर छुपा के वो सो जाता। वांगची की वो सैंडलवुड फ्रेगनेंस, उससे विंग को बहुत अच्छी नींद आती और वांगची इधर उसकी दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा हाई होती कि क्या करे। धीरे धीरे उसे आदत पड़ने लगी और धीरे धीरे विंग का हाथ भी वांगजी के कंधे से होते धीरे धीरे उसके पेट पर घूमने लगा। वांगजी को इसकी आदत पड़ गई। एक दिन तो विंग का हाथ उसके पैंट में था, तब भी वांगजी को कुछ और नहीं लगा। मतलब ठीक है, ये विंग की आदत है, बस इतना। वांगजी को वो जो ऑकवर्डनेस था कि वो किसी को टच नहीं कर सकता, वो वो चला गया था। विंग जिस तरह से हंसता रहता, वांगजी भी उसकी हंसी सुनकर काफ़ी कंफर्टेबल होता। उसका सारा स्ट्रेस, जो कुछ भी वो परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करता, वो एक तरह से चला जाता। दूसरी तरफ उसे विंग का एक और साइड दिखाई दिया था। विंग आजकल सबके जो प्लेट्स में से खाना उठाता था, वो कुछ अकेला नहीं खाता था। वो कभी-कभी वो उठाकर सीधे वांगजी के प्लेट में डालते हुए कहता, ये तुम्हें पसंद है। वांगजी खाना बनाता तो वो डिश वॉश करने में हेल्प कर देता। कभी-कभी वो वांगजी से पहुंचने से पहले ही उसके लिए खाना ऑर्डर कर देता। वांगजी को ये सारी केयर थी, वो उसका दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, जब तक कि एक दिन वांगजी ने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं देखा, या यूं कहो जिससे वांगजी की पूरी दुनिया ही उलट पलट हो गई। विंग ने एक दिन एक नए इंटर्न को देखा और बस देखता ही रह गया। उसके बाद उसने उसका हाथ बिल्कुल उसी तरह से पकड़ा जैसे वांगजी का पकड़ा हुआ था, और फिर उसका हाथ उसने उठाया, तभी वांगजी वहां पर आ गया, जैसे कि उसकी उसकी पूरी दुनिया उजड़ रही हो। वो वहां पर आ गया और उसे देखते ही विंग ने वो जो हाथ उसने इस तरह से पकड़ा हुआ था, जैसे वो हाथ उठाकर उसे किस करने वाला हो, पर तभी उसने उन हाथों को सही से पकड़ा, हैंडशेक किया और कहा, यू लुक सो ब्यूटीफुल, वैसे आपका नाम क्या है? तो उस डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर जिन, लेकिन तुम मुझे म्या कह सकते हो। म्या, ये तो बहुत प्यारा नाम है। कहते हुए विंग उसके हंस हंस कर बातें करने लगा और इधर वांगची, उसकी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो आज तक ये समझ रहा था कि बस वही स्पेशल है, लेकिन विंग तो विंग मैम्या के साथ बातें करते हुए वहां से चला गया, मैम्या को डीन से मिलाने के लिए वगैरह। लेकिन इधर वांगची अपनी जगह पर ही खड़ा था। तभी उसके पास डॉक्टर पेन आते हुए बोली, मैंने बोला था ना, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम कोई स्पेशल नहीं हो, तुम नए थे इसलिए विंग तुम में ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब ये नहीं आ गई है तो विंग इसके पीछे पड़ेगा, इसके साथ दोस्ती करेगा। वांगची, उसकी दुनिया पूरी जैसे ब्लास्ट होकर खत्म हो चुकी थी। उसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग कैंटीन में भी मैम्या के बगल में बैठा था और आज उसे प्रेफरेंस दे रहा था, उसे नोटिस कर रहा था, उसे सबसे मिला रहा था, सारे पेशेंट से, सारे सिस्टर्स से। और वांगशी, वो तो पूरी तरह से इग्नोर्ड हो चुका था। दिन भर दिन भर विंग ने वांगजी को इग्नोर कर दिया था। जब भी विंग पास से गुजरता, वांगजी के हाथ अपने आप ही विंग की तरफ खींचते, उस लाइट फेदर टच के लिए। उसके कंधे अपने आप ही विंग की तरफ झुकते कि विंग इन पर बम्प करेगा या फिर हल्के से टैप करेगा। उसके बाल, जैसे वो तो जोर जोर से चिल्ला रहे हो विंग के एक टच के लिए। उसकी नजरें विंग को ही ढूंढती रहती, लेकिन विंग, उसने आज वांगजी की तरफ देखा तक नहीं। वांगजी रुआंसा होकर अपने रूम की तरफ लौट आया, क्योंकि म्याम्या लेट से आई थी। उसने अपना सारा लगेज भी उतारा नहीं था, तो विंग उसकी हेल्प करने के लिए चला गया था। इधर वांगजी चुपचाप अपने अपार्टमेंट आ गया
तो उसे आज सब कुछ खाली-खाली सा लगने लगा। रोज़ वो विंग के साथ आता है, आते ही विंग को सब चीज़ें सही से करने के लिए कहता है। हाँ, विंग को आज तक आदत नहीं हुई थी कि वो अपनी सारी चीज़ें सही से रखे, फ्रेश हो और उसके बाद बेड पर जाए, फ़ोन देखे। इन सब की आदत विंग को अब तक नहीं थी। वो आते ही जैसे गिर जाता, पूरा एग्ज़ॉस्ट होकर, जब तक कि वांगची ध्यान नहीं देता। आज वांगची को सब कुछ बहुत बहुत बेकार सा लग रहा था। कब उसके शूज़ कहीं छूट गए, उसका बैग कहाँ गिर गया, वांगची ने अपना कोट उतार कर कहाँ रख दिया, उसे खुद ही याद नहीं था। वो बस अपने बेड पर आया और जैसे ही उसने बेड देखा, सबसे पहली चीज़ उसे समझ आई कि वो कितना ज़्यादा थक चुका है, कितना ज़्यादा परेशान दिन भर उसने सही से सांस तक नहीं ली। वांगची सीधा बेड पर गिर गया और फिर कब उसकी आँख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। काफ़ी टाइम बाद जब विंग आया, तो उसने अपने अपार्टमेंट का हाल बस उसी तरह से देखा, जैसे वो हमेशा अपने शूज़ इधर-उधर निकालते हुए अंदर जाता था। बिल्कुल उसी तरह से आज शूज़ थे, बट वांगजी के थे। विंग ने उन्हें उठाकर शू रैक पर रख दिया। आगे वांगजी का बैग पड़ा हुआ था, उसने उसे भी उठाकर रख दिया। वांगजी का कोट था, विंग ने उसे भी उठाकर लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया। जब उसने आकर देखा बेड पर वांगजी बस गिर गया है, मतलब फैल गया है। तो विंग सबसे पहले तो उसके पास आया। आज पूरा दिन वो इस मैम के पीछे पड़ा था। उसने वांगजी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वैसे विंग का हेल्पिंग नेचर है और नए-नए लोगों से दोस्ती करना उसे पसंद है। इसलिए आज उसका पूरा का पूरा ध्यान मैम पर था। वांगजी पर तो ध्यान ही नहीं था। तो पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया। विंग ने देखा, सबसे पहले चेक किया कि कहीं वांगजी बीमार तो नहीं है। वैसे वो बीमार तो नहीं था, एग्जॉस्ट लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में उसके खाने की डिलीवरी पहुंच गई। जैसे ही डोरबेल बजी, इधर वांगजी की भी नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गया। आज वो खुद इतना ज़्यादा थका हुआ था कि उसका ध्यान ही नहीं गया। कितना टाइम बीत गया, लगभग 7:30-8 बज चुके थे। वांगजी उठ गया और फिर वो जैसे ही बाहर आने लगा, उसने विंग को देखा जो अपने हाथ में टेकआउट्स लेकर आ रहा था। वांगजी ने उस खाने की तरफ देखा। उसे बाहर का खाना इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं है, वो प्रेफर करता है होम कुक्ड फूड। पर विंग ने वो पैकेट्स लाकर किचन में रख दिए और फिर वो वांगजी के सामने उन्हें पकड़ते हुए बोला, चलो आओ खाना खा लो। वांगजी फ्रेश फील नहीं कर रहा था, फिर भी वो विंग के सामने आकर बैठ गया क्योंकि उसे कुछ सवालों के जवाब जानने थे कि उन दोनों के बीच में जो था वो क्या था। क्या विंग सीरियस भी है? क्या वांगजी उसके लिए मैटर भी करता है? ये और ऐसे बहुत सारे सवाल जिन्हें सोच-सोच कर ही वो परेशान होता जा रहा था, एग्ज़ॉस्ट हो रहा था। वांगजी चुपचाप विंग के सामने आकर बैठ गया, तो विंग ने हँसते हुए कहा, ऐसा सड़ा-सा मुँह लेकर क्यों बैठे हुए हो? कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम पर चीट तो नहीं किया? वांगजी, जो चॉपस्टिक उठाकर खाना खाने ही वाला था, वो उसका हाथ मिडएयर ही रुक गया और उसने विंग की तरफ देखा, फिर बोला, क्या? विंग ने कहा, क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया है क्या? वांगजी की जैसे उसकी सांस फूलने लगी कि ये ये क्या क्या बोल रहा है। विंग ने फिर से हंसते हुए कहा, क्या हुआ? कोई छोड़ के चला गया है क्या? क्या कोई मर गया है? ऐसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? जहां तक मुझे याद है लान हाउस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो जरूर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ही मैटर होगा। वांगजी इन सब चीजों को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। इसका क्या मतलब है? क्या क्या विंग ये ये सब कुछ विंग के लिए कुछ भी नहीं था? वो सारे किसेस, वो वो सारी केयर, वो वो कुछ भी नहीं था। वांगजी इतना ज़्यादा उदास हो गया, उसे सारा खाना, वो वो स्मेल भी उसे इरिटेट करने लगी।
वांगजी उठ गया तो विंग भी उठा और वांगजी के पीछे चलने लगा। वांगजी बस 1-2 कदम ही चला लिविंग रूम की तरफ तो विंग उसके पीछे से आ गया और बोला, क्या बात है वांगजी, बताओ भी, कम ऑन, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ना सही, रूममेट ही सही। वांगजी ने बस वहां से अपना सूटकेस उठाया। विंग ने कहा, क्या हुआ, कहीं कहीं तुम कहीं जा रहे हो, तुम तुम ये रूम चेंज कर रहे हो, कम ऑन यार, तुम बहुत बढ़िया हो, मैं मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। तो वांगजी रुक गया और फिर उसने विंग की तरफ मुड़कर कहा, क्या? विंग ने कहा, चलो भी, रुक जाओ, मैं आई स्वेयर मैं तुम्हारा बेड अलग कर दूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा और तुम खाना भी अपने लिए बना दो, बस मेरे लिए बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रुक जाओ, तुम उतने भी बोरिंग नहीं हो। वांगजी का मुंह बिल्कुल छोटा सा हो गया। विंग ने उसे क्या समझा है, कुक, रूममेट और बेस्ट फ्रेंड, मतलब वांगजी इतना सा मुंह करके बस अपने बैग खोलकर उसमें अपनी ज़रूरी चीज़ें रखने लगा। अंदर से तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, लेकिन चेहरे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इधर विंग उसके सामने सोफा पर बैठे हुए वांगजी की तरफ ही देखे जा रहा था। वांगजी जैसे जैसे उसके सारे कपड़ों को अपने बैग में रखते जा रहा था, विंग का गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, वांगजी, जवाब दो मुझे, तुम क्यों जा रहे हो, क्या क्या मुझसे कोई गलती हुई है, कम ऑन, मैं तो सोच रहा था तुम कितने प्यारे हो, मैं तो तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लान कर रहा था। वांगजी ने खट से विंग की तरफ देखा और विंग समझ गया कि ये वांगजी का ट्रिगर पॉइंट है और वो उसी दिशा में बड़बड़ाने लगा, मैंने तो सोचा था कि हम अपने बच्चों का नाम क्या रखेंगे। विंग के लिए बस एक लाइन थी, लेकिन वांगजी जैसे उस पर एक और कोई मिसाइल आकर गिर पड़ा था। क्या है वो वो डॉक्टर जिन, वांगजी जैसे तैसे बोल पड़ा। तो विंग वांगजी के बगल में आकर बैठता हुआ बोला, वो वो तो नहीं आई है ना, उसे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा था। वांगजी विंग को ऐसे देख रहा था जैसे उसे विंग की बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा हो। इधर विंग वांगजी को समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो, हम दोनों ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे तो कुछ टाइम बाद हमें कोई ना कोई लड़की पसंद आएगी। वैसे यमिया तुम्हें कैसी लगती है, क्या तुम्हें वो इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि तुम मुझसे चलने लगे कि मैंने उससे बात की। वांगजी की आंखें फटी की फटी रह गई। विंग और यमिया, मतलब वांगजी जेलस तो है, लेकिन यमिया के लिए नहीं, विंग के लिए। लेकिन शायद इसके दिमाग में इसके दिमाग में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वांगजी फिर से पलके झुका के अपने बैग प्रिपेयर करने लगा। तो विंग ने उसका हाथ थामते हुए कहा, क्या कर रहे हो, जवाब दो मुझे, तुम कुछ भी क्यों नहीं बोलते। मैं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ विंग, मुझे जाने दो। वांगजी जैसे तैसे इतना बोल पड़ा। विंग ने कहा, क्या? वांगजी ने फिर से अपना काम शुरू किया। तब अब विंग के पैरों के नीचे जमीन फिसल गई थी और वो सारे सिनारियोज अब तक के याद करने लगा। उसने वांगजी का हाथ भी छोड़ दिया और बस पीछे, थोड़ा सा पीछे होके वो सोफा से सटकर बैठ गया और एकटक वांगजी की तरफ देखने लगा। शुरू से अब तक उसने लान हाउस के बारे में बहुत कुछ सुना था, लान फैमिलीज के बारे में, कि वो अपने बच्चों को किसी को टच तक नहीं करने देते। लेकिन विंग ने आते ही वांगजी का हाथ छूम लिया था, उसे प्रपोज कर दिया था और उसके बाद उसकी वो सारी फ्लर्टिंग वांगजी ने क्या वो दिल पर ले लिया है। विंग को अब जाकर सारी चीजें समझ आ रही थी। और फिर म्यामे के साथ उसका दिन भर घूमना, क्या वांगजी को ऐसा लग रहा है कि विंग ने उसे धोखा दिया है। विंग फट से फिसल कर वांगजी के सामने आ गया और उसने वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, वांगजी। वांगजी ने ऊपर नहीं देखा। विंग ने अब उसका चेहरा ऊपर करके अपनी तरफ करते हुए कहा, वांगजी, मेरे बात का जवाब दो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो।
वांगजी की पलकें झुक गई। विंग ने कहा, वांगजी, वांगजी मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वांगजी ने अब भी जवाब नहीं दिया। ओ गॉड, तुम इतने ज्यादा क्यूट कैसे हो सकते हो? कहते हुए विंग जंप करके वांगजी के ऊपर आ गया। वांगजी तो फर्श पर जैसे लेट ही गया। विंग ने उसके ऊपर आते हुए कहा, वांगजी, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम नहीं करते तो तुम मुझे रोक सकते हो। ये कहते हुए विंग अब वांगजी के ऊपर झुका। उसने अपने होंठ वांगजी के साथ लॉक कर लिए। उसके इसमें इतने सारे इमोशंस थे कि जो विंग बता नहीं सकता। विंग अब तक अपने आप को बहुत ही बहुत ही कम समझता था, बहुत कम आंकता था, जैसे कि वो एक ऑर्फन है, लोग उससे बात करते हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है। पहले जो लड़का भूखा रहता था, मतलब उसे वो दिन याद थे जब 4-5 साल का लड़का रोड पर घूमा करता था। फिर अंकल जियांग ने उसे गोद ले लिया। आगे चलकर मैडम यू ने उसे ऑर्फनेज में डालने के लिए कहा, ज़बरदस्ती, जिसके बाद उसकी आगे की पढ़ाई जियांग फेमियांग के फंडिंग से और ऑर्फनेज में रहकर बीत गई। मतलब उसने इतने सारे जॉब्स किए, इतने सारे लोगों को देखा, झेला, जो कि विंग को ऐसे देखते थे जैसे वो कोई डर्ट हो, कोई फिल्थ हो। उसके बहुत सारे दोस्त बने, लेकिन फिर भी विंग खुद को हमेशा उन सब से इन्फीरियर पाता था, नीचे पाता था कि वो लोग अच्छे हैं, सुपीरियर है। वेंचिंग, जो कि खुद एक ऑर्फन थी, एक भाई की जिम्मेदारी थी उस पर, उसके साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। डॉक्टर निये, जिसके भी पेरेंट्स नहीं थे, उसका बड़ा भाई उसे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स में रखता था, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। पेनिंग, वो तो क्यूटी है, उसके साथ भी विंग की दोस्ती हो गई। और जंगशा, वो तो था ही अंकल जियांग का बेटा। विंग इन सब से अच्छी खासी दोस्ती रखे हुए था, और उसकी शिजिए, जो कि बहुत अर्ली मैरिज करके चली गई थी। लेकिन इन सब लोगों के बीच में विंग हमेशा खुद को एक अलग अलग पाता था, एक ऑर्फन की तरह पाता था। और वांगजी वांगजी तो उसकी रीच से बहुत बाहर था, एक नोबल पर्सन, जिसके टूथब्रश से लेकर स्लीपर्स तक हर कोई लग्जरी चिल्लाता था। बस इतना ही नहीं, जिस तरह से डिसिप्लिन में वो रहता है, जिस तरह से वो खुद के लिए खाना बनाता है, विंग को ऐसा लगता था कि वो उस लेवल तक कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। वांगजी, वो तो रूल करने के लिए बना है, और विंग विंग उस अंधेरे कोने की तरह है जहां तक रोशनी भी नसीब नहीं होती। अगर वांगजी किंग है तो वो बस एक क्लाउन है, एक हंसता हुआ क्लाउन, जिसके अंदर चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो, वो सबको हंसाएगा, सबके साथ मजाक करता रहेगा, ताकि लोग हंसे और विंग को उनके बीच में होने का एहसास हो। पर उसे रह रहकर ऐसा ही लगता कि ये सब कुछ खोखला है। जितना ज़्यादा वो हंसता है, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रेस्ड होता है। पर वांगजी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। विंग की आदतें बदल गई थी। वो डिसिप्लिन में रहने लगा था। उसे तो लगता था जिस तरह से वो जंगशा के बाल खींचता है, वेंचिंग के गले लगता है, या फिर वेनिंग के गालों को छूता है, बिल्कुल उसी तरह से वो वांगजी के साथ कर रहा है। पर उसे क्या पता कि वांगजी इन सब का अलग ही मतलब निकालेगा। कहीं ना कहीं विंग वांगजी को देखते हुए हमेशा ये सोचता कि उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, वांगजी दिल का कितना अच्छा है, सबकी कितनी हेल्प करता है। हाँ, ज़्यादा बोल नहीं पाता, पर ये लड़का दिल का बड़ा अच्छा है, इतना नोबल होते हुए भी कितना हम्बल है। पर इन सब के बीच में विंग ने कभी भी ये नहीं सोचा कि वांगजी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स होगी। विंग इन फीलिंग्स को कभी भी जाने नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। वो वो चाहे तो दुनिया से लड़ लेगा, लेकिन वांगजी को कभी भी खुद से अलग नहीं होने देगा। विंग अपने किस के जरिए यही सब वांगजी को समझा रहा था। और वांगजी वांगजी तो कुछ अलग ही सोच में था। विंग विंग उसे किस कर रहा है लिप्स पर। मतलब विंग उससे प्यार करता है। क्या क्या वांगजी इस लायक भी है कि कोई उससे प्यार करे?
सब लोग उसे कोल्ड समझकर उससे दूर दूर रहते थे। अकेला विंग ही था जिसने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस की थी, और वो वांगजी की दुनिया में आया हुआ था जिन चीज़ों से वांगजी को हमेशा दूर दूर रखा गया था। विंग कितनी आसानी से वो सब करता था, मुस्कुराना, भागना, सबसे बात करना। वांगजी के लिए ये सारी की सारी चीज़ें फॉरबिडन थी, लेकिन विंग कितनी आसानी से वो सब कुछ करता था। और आज वांगजी ने एक और रूल तोड़ दिया था। विंग के साथ का असर था शायद कि वांगजी का दिल किसी के लिए धड़कने लगा था। वांगजी किसी से प्यार करने लगा था। वो चाहकर भी विंग को रोक नहीं पा रहा था। पर जैसे ही वो ब्रेथलेस होने लगा, उसने विंग के चेस्ट को पुश करना शुरू किया। विंग वांगजी से अलग तो हुआ, पर अभी उसकी आंखों में सिर्फ वांगजी के लिए प्यार दिख रहा था। वो प्यार जो कि आज तक किसी के लिए नहीं था। उसकी दुनिया वांगजी बन चुका था, और वांगजी की आंखों में भी सेम उसी तरह का डेडिकेशन, उसी तरह का प्यार दिख रहा था। विंग के हाथ जैसे ही वांगजी को अपने कमर पर महसूस हुए, उसने उन हाथों को रोकते हुए कहा, विंग, क्या हुआ? विंग ने हंसकी आवाज में पूछा। तो वांगजी ने कहा, वन स्टेप एट अ टाइम प्लीज। विंग ने बस हमें सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वन स्टेप एट अ टाइम। तो चलो, कहा वांगजी ने पूछा। तब तक विंग वांगजी के ऊपर से हटकर उसके पैरों के नीचे एक हाथ और पीठ पर एक हाथ रखकर उसे उठा चुका था। वांगजी बिल्कुल ब्लश कर गया, शर्मा गया। विंग ने जब वांगजी को इस तरह से देखा तो उसके दिल में एक अलग से इमोशंस आ गए, एक प्राउड वाले। उसे समझ आ गया कि वांगजी अपने चेहरे पर तो कुछ नहीं लाता, पर उसका चेहरा बहुत ज्यादा बोलता है। जैसे कि विंग आज तक समझ पा रहा था कि वांगजी जब शर्माता है उसके कान लाल होते हैं। जब वांगजी को कुछ बोलना होता है, वो बोल नहीं पाता तो उसकी नजरें झुक जाती है। जब वांगजी गुस्सा होता है तो वो सीधा आंखों में देखता है। वो प्यार भरी निगाह है, वो गुस्सा, वो सब कुछ विंग को समझ आ रहा था। और अभी वांगजी की पलकें झुकी हुई थी, कान लाल थे। विंग समझ पा रहा था वांगजी ब्लश कर रहा है। विंग सीधा वांगजी को बेड पर लेकर आया और उसे बेड पर रखते हुए बोला, वन स्टेप एट अ टाइम। वांगजी, वांगजी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पता नहीं कैसे मैं इतना बुद्धू बन गया कि मैंने आज तक ये जाना ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मुझसे मुझसे बहुत देर हो गई। ये कहते हुए वो वांगजी के बिल्कुल करीब आ गया। वांगजी विंग से डरते हुए थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर विंग ने उसके हाथ पकड़ लिए, उसके मूवमेंट पूरी तरह से रोक दिए। वांगजी को बाहों में भरते हुए विंग ने कहा, मैं तुम्हें कह नहीं सकता वांगजी, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे आज तक इस बात का एहसास ही नहीं था, और अगर तुम मुझे कभी बताते नहीं तो शायद कभी भी नहीं होता। मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ वांगजी। ये कहते हुए विंग ने वांगजी को गले से लगा लिया। जिस तरह से विंग ने वांगजी को होल्ड करके रखा हुआ था, वांगजी की आंखों में तो आंसू आ गए थे। किसी ने भी आज तक उसे इस तरह से बातें नहीं की थी। ये सारी बातें फॉरबिडन थी, कोई कर नहीं सकता। अगर लान फैमिली में मैरिज भी हो जाती है तब भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। आज तक वांगजी ने किसी और कपल को एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए तक नहीं देखा था। फिर ऐसे हाथ पकड़ना, किस करना और ऐसी प्यार भरी बातें करना तो बहुत दूर की बात है। क्या पता शायद कमरे में वो करते भी हो, लेकिन ओपनली जिस तरह से विंग वांगजी के साथ करता था, वो वो तो फॉरबिडन है। पर चाहे कुछ भी, कितना भी फॉरबिडन क्यों ना हो, वांगजी ने इस रास्ते को चुना है और वो कभी भी इससे पीछे नहीं हटेगा। वांगजी यही सोचते हुए विंग की बाहों में समा रहा था और अपने एक नई दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहा था। उन दोनों के ये ख्याल चल ही रहे थे, तभी किसी के पेट से जोर से आवाज हुई। विंग शर्माया और फिर वो उठकर बैठ गया। उसे देखकर वांगजी भी उठ गया। तो विंग ने एम्बैरेस होते हुए कहा, भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। वांगजी ने कहा। फिर
विंग खुद उठ गया और उसने वांगजी को उठने में हेल्प की। वांगजी इस तरह के जेस्चर से काफ़ी शाय फील कर रहा था, पर जब विंग ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ उसकी कमर में रखा और फिर वो जिस तरह से वांगजी को किचन में लेकर गया, वांगजी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन ये विंग है, वांगजी इसका कुछ नहीं कर सकता और इसने खुद ही विंग को चुना है, तो अब भुगतना तो पड़ेगा। विंग ने चेयर पुल की, वांगजी को बिठाया और फिर उसके सामने उसने वो टेकआउट्स के कैंस एंड कंटेनर्स निकाल दिए और जैसे ही वांगजी ने उन सबको देखा, वांगजी ने सवाल भरी नज़रों से विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, क्या? वांगजी ने कहा, बाहर का खाना सेहत के लिए। विंग ने कहा, कम ऑन, मैंने एक अच्छे से रेस्टोरेंट से मंगाया है, तो तुम इसे खा सकते हो। वांगजी ने अब उस खाने में से फिर से एक बार एक बाइट लिया और उसके दिमाग में जो सारे फायर क्रैकर्स की तरह छोटे 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 ब्लास्ट होने लगे। उसने वेइंग की तरफ देखा। वेइंग ने कहा, देखा, कहा था ना मैंने, ये बहुत टेस्टी है। वांगजी को ये टेस्ट अलग तो लग रहे थे, अजीब से थे, लेकिन अच्छे थे। वांगजी ने धीरे धीरे वो सारे जो उसका कंटेनर था वो पूरा खा लिया। काफ़ी अच्छा टेस्ट था, अजीब था लेकिन अच्छा था। उसके बाद विंग ने वांगजी को पीने के लिए भी कुछ दिया। वो कैन से वांगजी पहली बार ऐसी कुछ चीज़ पी रहा था। इसमें वांगजी को थोड़ी सी डकार भी आ गई, लेकिन ये चीज़ भी अच्छी थी। विंग वांगजी के सारे एक्सप्रेशंस नोट कर रहा था। किस तरह से वांगजी फर्स्ट बाइट लेते ही उसकी आंखें चमक उठी, जैसे वो एनालाइज कर रही हो और फिर उसे उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चल गया हो। जैसे ही उसने उस कैंड ड्रिंक का एक सिप लिया, कैसे उसकी भुएं सिकुड़ गई, जैसे कि वो फिर से एक बार उन फ्लेवर्स को एनालाइज कर रहा हो। और जैसे ही उसके टेस्ट बड ने उन चीज़ों को एनालाइज कर लिया, कैसे उसकी आंखें चमक गई और कैसे उसने पूरा कैन फिनिश कर दिया। विंग को ये किक की तरह लगा कि जैसे ही वांगजी माथे पर शिकन लिए उन चीज़ों को एनालाइज करता है और फिर जब भी वो चीज़ उसे अच्छी लगती है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, एक सेटिस्फैक्शन आ जाती है, एक अम्यूज़मेंट आ जाती है। विंग को वो सब सब देखना था, वो सब चाहिए था। जैसे ही खाना ख़त्म हुआ, विंग ने वो सारे पैकेट्स एक पॉलिथीन में डाल दिए और फिर उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, वॉक पे चलोगे? हाँ। वांगजी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, अब इतना सारा फास्ट फूड खा ही लिया है, तो चलो वॉक पर जाके इसे डाइजेस्ट करते हैं। वांगजी ने हॉरर से विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो तुमने तो कहा था कि कम ऑन, कभी कभी हम बाहर का खाना खा सकते हैं। विंग ने उसे सफाई देते हुए कहा। वांगजी को विंग पर यकीन करूं या नहीं, यही सोचना पड़ रहा था, पर आखिरकार उसने विंग से प्यार किया है, इतना तो वो भरोसा कर ही सकता है। ये सोचकर वांगजी ने बस हाँ में सिर हिलाया। तो विंग ने कहा, चलो जाते जाते कूड़ा भी डाल देते हैं। क्या, रोड पर? वांगजी ने शॉक होकर पूछा। तो विंग ने कहा, अरे देखो, इसमें रिसाइकलिंग ऑफर है, अगर हम इन सबको वापस कर देंगे तो हमें कुछ टोकन्स मिलेंगे। ओह, वांगजी ने कहा। तो विंग ने कहा, चलो अभी फटाफट से तैयार हो जाओ। तैयार? वांगजी ने पूछा। विंग ने कहा, अपने स्लीपर्स पहन लो। वांगजी समझ नहीं पा रहा था, स्लीपर्स पहनकर बाहर जाना, वो भी रात में। विंग ने कहा, चलो भी। तब वांगजी तैयार हो गया। दोनों बाहर निकले और विंग ने वो सारे कैंस जमा करके वहाँ से कुछ टोकन्स ले लिए, फिर उन्हें कॉइन्स में कन्वर्ट कर दिया। जिसके बाद उन कॉइन्स को देखते हुए विंग ने कहा, इससे तो आइसक्रीम हो जाएगी। वांगजी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, आइसक्रीम? वांगजी ने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो विंग ने पूछा, क्या तुमने कभी आइसक्रीम खाई है? वांगजी ने बस सर हिलाकर मना कर दिया। विंग ने कहा, कम ऑन, मैं
मैं भी आइसक्रीम खा चुका हूँ, तुम तो खा ही सकते हो। वांग जी ने कहा, सिंथेटिक चीजें सेहत के लिए हानिकारक होती है। विंग ने बस अपनी आंखें रोल की और पास ही के एक शॉप से 2 आइसक्रीम ले ली और फिर एक वांग जी के सामने पकड़ा। वांग जी उस चीज को ऐसे देख रहा था जैसे किसी एलियन चीज को देख रहा हो। फिर भी उसने विंग के हाथ से वो पॉप्सिकल्स ले लिए और फिर जैसे ही उसने उन्हें अपने होठों से लगाया, वो काफी ठंडी लगी उसे। वांग जी ने अपने चेहरे पर सवाल लिए विंग की तरफ देखा तो विंग ने उसे चुस्की की तरह मतलब पूरा खींच लिया। तो वांग जी ने भी वैसे ही किया। उसके दिमाग में फिर से एक बार बहुत सारे पटाखे फूटे। ये सारी चीजें बिल्कुल ही अलग थी। वांग जी जो कि इन सबको कभी कर ही नहीं सकता था, सपने में भी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी होता होगा। ये सब कुछ कितना अमेजिंग था। दोनों ऐसे ही चलते चलते वापस आ गए। अगले दिन विंग बाथरूम चला गया और उसने अपने कपड़े भी नहीं लिए। उसने बाथरूम से ही वांग जी को आवाज लगाई, वांग जी जरा मेरा बाथरूम तो देना, मैं अपना बाथरूम बाहर ही भूल गया हूँ। वांग जी ने कहा, खुद आकर ले जाओ। विंग ने दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा, अरे तुम तो बड़े बदतमीज हो। वांग जी ने एक पल के लिए विंग की तरफ देखा और कहा, तुम बदतमीज। विंग चकल करते हुए बोला, बेचारा लाट साहब, कितना प्यारा था, मैंने उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। अब ये उल्टा जवाब देना भी सीख गया है। वांग जी मुंह फुलाकर विंग के कपड़े उसके पास लेकर गया, उसका बाथरूम भी। तभी विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और उसे बाथरूम में खींच लिया। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं नहा चुका हूँ, मैं गीला हो जाऊंगा। तभी विंग ने उसे कसकर गले से लगाते हुए कहा, तो क्या हुआ, फिर से एक बार नहा लेना, वैसे भी तुमने ही कहा था 1 स्टेप एट अ टाइम, तो चलो आज साथ में नहाने का स्टेप है। ये कहते हुए विंग वांग जी को लेकर शावर के नीचे खड़ा हुआ। वांग जी पूरी तरह से गीला हो गया, जिसके साथ ही उसके शरीर के सारे उभार दिखने लगे। विंग ने वांग जी के नेक में अपनी चिन रखी हुई थी। फिर उसने वहां पर लिप से ट्रेस करना शुरू कर दिया। इधर वांग जी की हालत तो बिल्कुल खराब हो रही थी। जिस तरह से विंग उसे टच कर रहा था, वांग जी को काफी अजीब सा लग रहा था। उसके दिल में बहुत अलग से अजीब से केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे। विंग का हाथ अब वांग जी की कमर पर था और वांग जी लिटरली कांपने लगा था। विंग को यह समझते देर नहीं लगी कि ये कपकपाहट ठंडे पानी की वजह से नहीं है, ये किसी और चीज से है। अब अब वो अपनी लाइंस को और ज्यादा पुश नहीं करना चाहता था। उसने वांग जी को छोड़ दिया, एक कदम पीछे हटा, फिर बोला, वांग जी अपने कपड़े बदल लो। ये कहकर विंग वहां से बाहर की तरफ चला गया। इधर वांग जी आईने में खुद को देख रहा था। उसकी नेक पूरी पिंक हो चुकी थी, उसके कान पूरे पिंक हो चुके थे और विंग जिस तरह से अचानक से उसे छोड़कर गया था, उसे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही थी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। विंग वांग जी को थोड़ा पुश करने की कोशिश करता, पर जैसे ही उसे एहसास होता कि वांग जी के लिए ये सारी चीज़ें फॉरेन हैं, तो वो तुरंत ही खुद को रोक लेता। पर उसकी अपनी भी कुछ नीड्स थी। एक दिन जब वांग जी की लेट नाइट शिफ्ट चलने वाली थी, तब विंग अकेला ही घर पर था और अपने फ़ोन पर वांग जी की तस्वीरें देखते हुए वो खुद को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा वो कभी कभार करता था जब भी वांग जी घर पर नहीं होता था। तब विंग का एकमात्र सहारा था वांग जी की तस्वीरें। दूसरी ओर वांग जी हॉस्पिटल में था और मुंह फुलाकर काम कर रहा था। विंग की सोबत में रहते रहते वांग जी को थोड़ी बहुत उसकी आदतें तो आ ही चुकी थी। वो भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था, मतलब उसे लेट नाइट काम करना पड़ रहा था, इस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। उसे तो अपने विंग के साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन उसे यहाँ पर रुकने के लिए कहा गया है, किसी और की शिफ्ट कवर करने के लिए कहा गया है। तो वांग जी मुंह फुलाकर अपने सारे रिपोर्ट्स रेडी कर रहा था। तभी उसके पास म्याम आ गई,
जिसे देखकर पंकजी का मुंह और बिगड़ गया। तभी मैम ने पंकजी के पास आते हुए कहा, क्या हुआ डॉक्टर लाड, आप परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, पंकजी ने कहा। तो मैम ने कहा, अरे बताओ भी, हम इतने टाइम से साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे सही सी बात तक नहीं करते। अपने काम से काम रखो, वांशी ने जवाब दिया। तो मैम ने कहा, ठीक है, अपना काम भी कर लूंगी और आपका काम शिफ्ट भी कवर कर लूंगी। आप मुझे बताया तो सही कि आपको जल्दी घर जाना है। तो वांगजी की आंखें अचानक से चमक उठी। उसकी शिफ्ट कोई और कवर कर रहा है। हाँ, दोस्तों में ऐसा तो होता है, विंग भी तो कभी कभी ऐसा करता है। वांगजी एक टक मैम की तरफ देखने लगा। तो मैम ने कहा, अच्छा, तो आपको जल्दी घर जाना है? वांगजी सोच में पड़ गया। तो मैम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ये शिफ्ट कवर कर लूंगी, आप जा सकते हो। वांगजी ने कहा, ओ, तो मैम ने कहा, अरे बोल देना तुम्हारे पेट में दर्द था। वांगजी ने कहा, झूठ? मैम ने कहा, हाँ, झूठ, जो कि हमें कभी कभी बोलना चाहिए। और वांगजी डॉक्टर वेन के पास चला गया और फिर उसके सामने जाकर बोला, मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर वेन ने एक पल के लिए वांगजी को देखकर घूरा। वांगजी के तो हाथ पांव फूल गए। मतलब उसने झूठ बोला था, लेकिन इस तरह से बोला था कि कोई भी समझ सकता था कि वांगजी झूठ बोल रहा है। डॉक्टर वेन एक पल के लिए वांगजी को देखती रह गई और फिर उन्होंने वांगजी के पीछे मैम को देखा, जो उससे हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। इधर डॉक्टर वेन भी समझ गई कि वांगजी झूठ बोल रहा है। तभी उसने वांगजी से कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या हुआ? तो वांगजी जिस तरह से हिम्मत करके बोल पड़ा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। विंचुक ने कहा, क्यों? तो इधर वांगजी को समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी उसे मैम का रिफ्लेक्शन सामने वाले कांच पर दिखाई दिया। तो वांगजी उसे गौर से देखने लगा। मैम उसे इशारा करके कुछ कह रही थी। एम एम सी, एम एम सी। वांगजी ने उन चीजों को रिपीट किया, एम सी। तो डॉक्टर वेन आंखें बड़ी बड़ी करके वांगजी को देखने लगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल? उसने पूछा। तो वांगजी को कुछ समझ नहीं आया, उसने बस हामी से हिलाया। डॉक्टर वेन ने कहा, ओह, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है, जाओ। वांगजी अब चुपचाप अपने बैग लेकर वहां से लिटरली भागता हुआ चला गया, जैसे डॉक्टर वेन उसके पीछे भागते हुए आकर उसे पकड़ लेंगी या फिर उसे जेल में डाल देंगी। उसे समझ भी नहीं आया कि उसने क्या बोला, वो सीधा भाग गया। इधर वांगजी के जाने के बाद डॉक्टर वेन मैम के पास चली आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मानना पड़ेगा डार्लिंग, तुम किसी से कुछ भी करवा सकती हो। द ग्रेट नोबल लान वांगची को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए लीव पर भी भेज सकती हो। अब मैं भी एम्बेरस होते हुए हंसने लगी। दूसरी तरफ वांगची जो भागता हुआ अपने अपार्टमेंट की तरफ चला आया कि उसने ये तक नहीं सोचा कि क्या मतलब क्या करना है। वो सीधा लॉक निकालकर अंदर आया और अपने चेस्ट पर हाथ रखकर वो सामने की तरफ देखने लगा, हाँफता हुआ। पर उससे भी बुरी हालत उसके सामने वाले पर्सन की थी, जो कि लगभग हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ था। और जैसे ही वांगजी ने उसे देखा, वांगजी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। विंग विंग ने वांगजी उसे देख रहा था। सामने वाले पर्सन ने कोई कपड़े पहने ही नहीं थे और उसका फोन नीचे गिर गया था, जिस पर वांगजी की वीडियो चल रही थी। उसके होंठ जूम करके एक एक चीजें, उसके कान, उसकी नाक, उसकी आंखें, जब सोए हुए वांगजी की ये सारी वीडियो चल रही थी। और विंग उसका हाथ अभी भी एक चीज पर था, जिसे वांगजी बिल्कुल ऐसे देख रहा था जैसे कि उसकी आंखें निकल कर बाहर आ जाएंगी। इधर विंग ने इस तरह से वांगजी को देखा और वांगजी, उसे तो ऐसा लग रहा था कि बस कहीं गायब हो जाए, ना तो वो बाहर जा सकता था, ना ही घर के अंदर आ सकता था। वो बस आंखें बंद करके वही स्टैचू की तरह खड़ा रहा। दूसरी तरफ विंग शेमलेस तो वो था ही, लेकिन अभी उसे एक और मौका मिल गया था,
एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। तो वो बस खुद को किसी तरह से कवर करता हुआ वांग जी के पास चला आया। एक तो वांग जी इतना ज़्यादा फ्लश था कि पूरा पूरा घबरा चुका था। एक तो बाहर के डर की वजह से, ऊपर से उसने जो हॉरिफाइंग सीन देखा था उससे भी। तो विंग बस वांग जी के पास चला आया। उसने वांग जी के हाथ से उसका बैग लिया। वांग जी ने भी उसे आसानी से छोड़ दिया। जिसके बाद विंग ने वांग जी का कोट उतारा। वांग जी ने इस पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो विंग को जैसे थोड़ा सा और ढड़स आ गया। उसने वांग जी के शूज उतारे। वांग जी ने तब भी कुछ नहीं कहा। अब विंग वांग जी के शर्ट के बटन खोलने लगा। वांग जी बिल्कुल स्टैचू होकर दरवाजे से चिपक कर खड़ा था। विंग ने एक एक करके वांग जी के शर्ट के सारे बटन खोल दिए और फिर उसकी शर्ट उसने कंधे से हटाई। वांग जी अभी भी आंखें बंद करके बस उन सब चीज़ों को महसूस कर रहा था। अब विंग ने वांग जी के नेक बोन पर अपने होंठ रख दिए और वांग जी सहम गया। विंग को थोड़ी सी और हिम्मत मिल गई। उसने वांग जी के कंधे पर भी अपने होंठ रख दिए, जिसके साथ ही वांग जी ने विंग का हाथ जोर से पकड़ लिया। अब विंग ने और देरी बिल्कुल नहीं की। उसने सीधा वांग जी को उठाया और उसे बेडरूम की तरफ ले गया। वांग जी जो इन सब चीज़ों में बिल्कुल ही नया था, और विंग जिसे ऐसे ही ऑनलाइन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, वो आज अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वांग जी पर ट्राई करने वाला था। और वांग जी जो कब का सरेंडर हो चुका था, उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये काइंड ऑफ अलग सी फीलिंग है, एक और फॉरवर्डिंग फैंटेसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ विंग ही पूरी कर सकता है। वांग जी ने आज तक इस बारे में कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं, पर जब भी कभी विंग उसके करीब होता था, उसे हमेशा ऐसा लगता था कुछ कुछ तो कमी है, कुछ तो मिसिंग है। आज वो मिसिंग चीज़ वांग जी को मिल रही थी। जिस तरह से उसने विंग को देखा था, वही एक इमेज वांग जी की आंखों के सामने थी। और विंग वांग जी से कह रहा था, वांग जी अपनी आंखें खोलो। वांग जी ने हल्के से आंखें खिलखिली कर कर विंग की तरफ देखा, जिसकी आंखें बिल्कुल ही डार्क थी। और वो वांग जी से कुछ कुछ कहने के लिए कर रहा था, जैसे अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो। वांग जी बस विंग को फॉलो कर रहा था। विंग ने वांग जी का हाथ उठाकर अपने ब्राइड पर रखा। वांग जी इतना ज़्यादा डर गया कि उसने अपना हाथ तुरंत ही पीछे खींच लिया। विंग ने फिर से एक बार वांग जी का हाथ पकड़ा और फिर से एक बार उसने अपने ब्राइड की तरफ ले जाना शुरू किया। वांग जी डर रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। विंग के एब्स टटोलना उसे अच्छे लग रहे थे। जिस तरह से विंग उसके बॉडी पर हाथ घुमा रहा था, उसके पीठ पर हाथ घुमा रहा था, वांग जी भी सेम वही हरकतें कर रहा था। एक बिल्कुल नई और बिल्कुल अनजान चीज़ जो आज तक वांग जी ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, वो चीज़ वो विंग के साथ कर रहा था। उन पलों को जी रहा था और ऐसे जी रहा था जैसे कि कल का सूरज ही नहीं उगेगा, बस इस पल में वांग जी को जीना है। विंग वांग जी को गाइड कर रहा था, वांग जी मुझे किस करो। और वांग जी विंग की सारी बातें फॉलो कर रहा था, जैसे वो किसी नशे में हो, बस विंग की बात उसे समझ आ रही हो। विंग को समय तो लगा वांग जी के हिसाब से धीरे धीरे वांग जी को पूरी तरह से आगोश में लेने में, उसे प्यार करना सिखाने में। पर आखिरकार वांग जी सीख गया जो चीज़ कभी भी उसकी डिक्शनरी में थी ही नहीं। वो चीज़ वांग जी सीख चुका था। वो विंग से पूरी तरह से प्यार करने लगा था। विंग ने शुरुआत तो कर दी, पूरी केयर के साथ उसने वांग जी से प्यार किया, पर इसके बाद वांग जी को जो इस प्यार का सुरूर चढ़ गया, उसका कहना ही क्या। अब वांग जी हमेशा विंग से पहले ही उसके लिए रेडी होता। वांग जी को इन सब चीज़ों को सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगा। आखिर उसका ब्रिलियंस कब काम आएगा। विंग अगर उसे एक शब्द भी बता देता, वांग जी उसकी खाक छान मारता।
मतलब उसे इतना सर्च करता कि उसके बारे में उसे पूरी तरह से पता चल जाता। जैसे कि विंग ने उसे बताया, मीनिंग वांगजी ने सारी की सारी चीजें अपने जहन में उतार ली। उसकी क्यूरियोसिटी और इंटरनेट दोनों का ऐसा तालमेल बैठा था कि विंग को उसी रात पूरा डेमो मिल गया। अब तो विंग को भी मजा आने लगा था। वो हर बार कोई ना कोई खुराफाती आइडिया वांगजी के दिमाग में छोड़ देता और वांगजी बस उसके पीछे पड़ जाता। हर नई चीज सीखने में वांगजी इतना ज्यादा पागल हो रहा था कि विंग को भी कभी कभी ऐसा लगता, बेचारा इनोसेंट वांगजी, मैंने उसे कितना ज्यादा बिगाड़ दिया है। कभी कभी तो उसे वांगजी से डर लगने लगता कि पता नहीं आज वांगजी क्या नई चीज करके रखेगा। दोनों का प्यार पूरी तरह से फान पर था, पर तभी एक अनचाहे गेस्ट ने उनकी इस रूटीन लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। एक दिन जब विंग और वांगजी दोनों किसी रोल में थे, तभी उनके दरवाजे की बेल बजी। उस वक्त विंग ने ड्रैकुला के कपड़े पहन रखे थे और वांगजी ने एक छोटा स्कर्ट और बाकी की सारी एक्सेसरीज पहन रखी थी। उसके नेक पर बहुत सारे निशान भी थे, हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे और वांगजी सोफा पर बैठा हुआ था। उसे लगा इस डॉम का ही कोई पर्सन होगा जिसे विंग हैंडल कर लेगा, मतलब उनके दोस्त वगैरह होंगे जिनको इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में बहुत अच्छे से पता है और वो भी वांगजी को नए नए आइडियाज देते रहते हैं, तो विंग उनको अच्छे से हैंडल कर लेगा। ये सोचकर वांगजी रिलैक्स था। लेकिन विंग जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने पूछा, आप कौन? सामने वाले पर्सन के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था और वो पर्सन अकेला नहीं था। उसके पीछे से एक बिल्कुल वांगजी की तरह ही दिखने वाला बस थोड़ा सा मैच्योर पर्सन आया। उसे देखकर विंग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकता था कि शायद ये लान फैमिली है। विंग ने अपना चेहरा, मतलब उसने जो दांत वात लगाए हुए थे, उसने जो कोट पहना हुआ था, उसे हटाया और कहा, हेलो, मेरा नाम विंग है। कौन है विंग? कहते हुए वांगजी अपनी जगह पर खड़ा हुआ और सामने वाले दोनों लोगों ने झांक कर अंदर की तरफ देखा। वांगजी की आवाज, लेकिन 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 ये तो सामने वाला पर्सन, विंग के सामने जो खड़ा था, एज्ड पर्सन लान चिरेन, उसने अपने सीने पर हाथ रखा और वो पीछे की तरफ गिरने लगा। लांसीचन ने अपने अंकल को पकड़ लिया, उनका हार्ट फेल हो चुका था। इधर विंग वांगजी की तरफ देख रहा था और वांगजी उन दोनों को देखने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? वांगजी ने मतलब कूदते कूदते आगे आते हुए पूछा, पर जैसे ही उसे समझ आया कि सामने उसके अंकल गिर रहे हैं, वांगजी ने तुरंत ही अपने हाथ पैर खोल दिए और वो भागकर सामने की तरफ आया। तो लांसीचन ने हाथ से इशारा करके उसे रुकने के लिए कहा कि उसके अंकल की तबीयत ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। सीचन ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दिया और फिर उसके अंकल को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इधर वांगजी और वोशियान, उनका तो पूरा गेम खराब हो चुका था। उन्होंने जल्दी जल्दी चेंज किया और फिर वो हॉस्पिटल पहुंच गए जहां पर लान चिरेन, जिसे आईवी ट्रिप चल रही थी और उसे एक माइल्ड सा हार्ट अटैक आ चुका था। लान चिरेन ने जैसे ही आंखें खोली, सबसे पहले उसकी आंखों के सामने लान सिचेन आ गया था। लान सिचेन ने चिरेन की तरफ देखकर परेशान होकर पूछा, अंकल, आप ठीक तो हो ना? चिरेन ने अब दूसरी तरफ अपनी नज़र घुमाई। दूसरी तरफ वुशियान और वांगजी थे। वांगजी सामने था और वुशियान उसके पीछे। लान चिरेन ने तुरंत ही अपना सर घुमाया। अब वांगजी एक कदम आगे आया तो लान सिचेन ने उसे हाथ से इशारा करके रुकने के लिए कहा। अंकल चिरेन ने लान सिचेन की तरफ देखकर कहा, ये सिचेन ने कहा, वांगजी है। लान चिरेन ने कहा, और वो? सिचेन ने कहा, वांगजी उससे प्यार करता है। चिरेन ने आंखें बंद कर ली। जो वो सुनना नहीं चाहता था, बस वही सब लोग कह रहे थे।
जिस नेफ्यू को उसने इतने नाजों से इतने डिसिप्लिन में पाला था, इस गधे ने उस नेफ्यू को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। उसके नोबल डिसाइपल को इस इस रोड साइड लड़के ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। लांचरेन ने कुछ पल के लिए थोड़ा सा गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर से बेहोश हो गए। काफी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। चिरेन खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वुशियान और वांगजी उसी तरह से ऑकवर्डली बैठे हुए थे। दूसरी तरफ सिचेन भी। करीब 4-5 घंटे बाद फाइनली लांचरेन इतने इतने कंपोज तो हो गए कि वो लान सिचेन से बात कर सके। उन्होंने लान सिचेन को देखते हुए कहा, इसे कहो चाय। लान सिचेन ने कहा, अंकल वांगजी यहीं पर है। चिरेन ने कहा, वो गया क्यों नहीं? लान सिचेन ने कहा, अंकल वांगजी आपसे मिलना चाहता है और चांगसी सरन का बेटा भी। चांगसी सरन? लांचरेन ने कुछ सोचते हुए कहा। लान सिचेन ने कहा, हाँ, वी वुशियान वी चांगसी और चांगसी सरन का बेटा है। अब कहीं लांचरेन ने मुड़कर पिछले वाले लड़के पर फोकस किया। हाँ, वो अजीब तो थे, पर चांगसी सरन लांचरेन की चाइल्डहुड फ्रेंड थी। तो अब वो पीछे वाला लड़का यानी वी वुशियान वांगजी के बगल में आकर खड़ा हुआ। अब चिरेन ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों? वांगजी ने कहा, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। लांचरेन को फिर से एक बार डिसअपॉइंटमेंट हुई। तब वी वुशियान ने आगे बढ़कर कहा, आई प्रॉमिस, मैं वांगजी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। चिरेन के लिए इन चीज़ों को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। फिर भी उसने किसी तरह से अपने दिल पर पत्थर रखा। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। डेली वुशियान और वांगजी लांचरेन से मिलने आते। एक दिन लांचरेन ने वांगजी की तरफ देखकर कहा, तुमने पियर्सिंग किया है? वांगजी का हाथ तुरंत अपने कान पर गया तो वुशियान अब तक जो लांचरेन के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका था, एटलीस्ट वुशियान की तरफ से तो फ्रेंडली था, पर लांचरेन की तरफ से मतलब वो ऑकवर्डली सारी चीज़ें सुनता था। वुशियान ने हंसते हुए कहा, पियर्सिंग? वो तो इसने कई जगह पर कर रखी है, बेली पर भी। लांचरेन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी वुशियान ने लांचा की बाजू उठाते हुए कहा, और टैटू भी कर रखा है, जहाँ पर एक स्वॉर्ड और एक बांसुरी थी। लांचरेन की सांस फिर से एक बार फूल गई और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ गिरने लगे। वांगजी ने घूरकर वुशियान की तरफ देखा और वुशियान ने कंधे उड़ाते हुए कहा, अब क्या किया मैंने? लांचरेन फिर से आंखें बंद करके लेट गए। तभी लान सिचेन ने दबी हुई आवाज में कहा, मास्टर वी, सभी बातें कहते नहीं हैं, कुछ बातें छुपानी भी होती है। वुशियान सीरियस फेस के साथ अब लान सिचेन को देखने लगा। तभी लांचरेन ने आंखें खोलकर सीधा सिचेन की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? सिचेन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो लांचरेन बस सर हिलाकर मना करते हुए फिर से एक बार अपने पिलो पर गिर गए। कट टू वेडिंग वेन्यू। मतलब लांचरेन के पास और कोई रास्ता तो नहीं था, उन्हें वी वुशियान और जियांग चेंग को एक्सेप्ट करना ही था, क्योंकि लान सिचेन जियांग चेंग से प्यार करता था। तो उन दोनों ने कब की शादी भी कर रखी थी और इधर अब वांगजी लांचरेन से परमिशन लेकर शादी कर रहा था और वेडिंग वेन्यू में लान वांगजी पूरे वाइट सूट में बैठा हुआ था। तभी बाकी के जो डॉक्टर्स थे उन सबकी एंट्री वहां पर हो गई, जो कि विंग और वांगजी के दोस्त थे। उन सबके आते ही वांगजी कूदकर उनके पास चला गया और बोला, तुम सब इतने लेट आ रहे हो? वांगजी लिटरली चिल्ला रहा था और लांचरेन डर कर वांगजी को देख रहे थे। मतलब एक एक वांगजी की चीज, जो कुछ भी उसने रूल्स तोड़े थे, वो सब कुछ लांचरेन को एक छोटा हार्ट अटैक दे जाती। जैसे कि उसके टैटूज देखना, उसकी बॉडी देखना,
उसके वो टाई किए हुए बाल देखना, वो सारी चीज़ें जो कि लान प्लान में बिल्कुल भी नहीं चलती थी, वो सब कुछ वांगची कर रहा था। इधर विभूषण लांचरेन के बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, आपने उसको इतना ज़्यादा टेम करके रखा हुआ है कि अब वो बिल्कुल अनटेम्ड हो चुका है। उसकी सारी फैंटेसीज जो कुछ भी उसे डराती थी, उसने उन सब पर काबू पा लिया है। अब लांचरेन करे तो क्या करे, उन पर बच्चों की जिम्मेदारियां थी, उन्हें वो बिगाड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनसे जो बन पाया उन्होंने किया। उन्होंने आदर्श बच्चे तैयार किए, लेकिन उनको तो बिगड़ना ही था। इधर विंग भी अंकल चिरेन के सामने एक लेमन का ग्लास पकड़ते हुए कह रहे थे, अब तो मुझे भी उससे डर लगने लगा है। चिरेन ने विंग की तरफ देखा तो विंग ने कहा, सच में उसने हमारा हनीमून एक एडवेंचरस वाली जगह पे प्लान किया है। मुझे सच में डर लगने लगा है। स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग और स्कीइंग, पता नहीं उसने क्या क्या सोच रखा है। सारी तुम्हारी गलती है, लांचरेन ने कहा। विंग ने कहा, अरे वाह, मेरी गलती कैसे? मैंने थोड़ी उसे दबा कर रखा था। सारी आपकी गलती है। आप ही की वजह से लान वांगची इतना ज्यादा रिप्लेस हो गया कि देखो देखो अब वो किसी की नहीं सुनता। खुद जाकर आइल पर खड़ा है। मुझे मुझे फूल पकड़ा दिए है उसने, जैसे कि वो ग्रूम है और मैं ब्राइड हूँ। लांचरेन ने आंखें बड़ी करके वेंग की तरफ देखा तो वेंग ने कहा, असल में तो बिल्कुल इसके उल्टा है। लांचरेन ने आंखें बंद कर ली। वो वहां से मुड़कर जाने ही वाले थे, तभी विंग ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलिए कम से कम मुझे आज तक छोड़ तो दीजिए। विंग बिल्कुल पपी की तरह पाउट करते हुए पपी आई से लांचरेन की तरफ देख रहा था। पता नहीं चिरेन को उसके चेहरे में अचानक से चांग से सरन का चेहरा दिख गया और वो चुपचाप विंग की तरफ हाथ बढ़ाकर खड़े हुए। हाँ, उनका मुंह फूला हुआ था, फिर भी जैसे वो विंग को एक्सेप्ट कर रहे हो। इधर वांगची स्टेज पर से चिल्ला रहा था, कम ऑन विंग, चलो अभी, शादी नहीं करनी है क्या? वैसे भी हमारी फ्लाइट लेट हो रही है। सभी लोग इस बोल्ड वांगची को देखकर जैसे कोई सीटी मार रहा था, कोई हंस रहा था। सारे गेस्ट में बिल्कुल खुशी की लहर थी और इधर विंग दांत पीसते हुए वांगची की तरफ जा रहा था। नो डाउट वो वांगची से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वांगची जो ऊटपटांग हरकतें करता है, विंग उसके लिए कभी कभी प्रिपेयर नहीं होता। जैसे कि आज वांगची ने जिद करके विंग को आइल पर चलकर लाने के लिए कहा, जैसे कि विंग खुद ब्राइड हो और वांगची उसका ग्रूम हो। पर चलो, वांगची के लिए विंग इतना तो कर ही सकता है। विंग लांचरेन के हाथों में हाथ पकड़े हुए वांगची की तरफ देखे जा रहा था, उसके लव ऑफ लाइफ की तरफ। वो नोबल लान वांगची जिसे विंग ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत पैम्पर किया है, बहुत बिगाड़ा है, लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज़ तो पक्की है कि वो वांगची से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वांगची शायद जितना प्यार विंग कर सकता है, वांगची उससे कई हजार गुना ज़्यादा प्यार विंग से करता है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बस प्यार ही प्यार छलक रहा है। आखिरकार लांचरेन ने भी इस चीज़ को देख लिया, समझ लिया और ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने वांगची का हाथ विंग के हाथ में देते हुए कहा, मेरे इस प्यारे से कैबेज का ख्याल रखना। जितना बिगाड़ना था उतना बिगाड़ लिया। आगे से दोनों एक साथ रहना, खुश रखना और एक दूसरे का ख्याल रखना। बिल्कुल अंकल, विंग ने स्माइल करते हुए कहा और वांगची ने विंग के हाथों में रिंग पहना दी। इसी के साथ होता है ये एफएफ खत्म। तो ये एफएफ आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये पसंद आए। तो चलिए इसी के साथ इसे ख़त्म करते हैं और एक नए एफएफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।